हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां हम आपके साथ जुड़े हैं आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइजेस अभी भी चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। अब हम प्रैक्टिस सेट्स में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब आज का जो एक्सरसाइज है वो क्या क्या है, सेम वही पैटर्न आप यूज करेंगे जो आपने लास्ट क्लास में किया था। वीडियो पॉज करेंगे और इसके बाद हमें वीडियो एंड के बाद आपका स्कोर कार्ड से मतलब है, जिसे आपको भी मतलब होना चाहिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज एक्सरसाइज। ग्रामेटिकल पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा आज। चलिए, दिस स्टोरी या दैट स्टोरी वुड मेक अ गुड सब्जेक्ट डैश अ नॉवल। ठीक, ये जो स्टोरी है या वो जो स्टोरी की बात की जा रही है, इट विल मेक अ गुड सब्जेक्ट, वो एक अच्छा सब्जेक्ट बनेगा। किसके लिए? नॉवल के लिए, नॉवल लिखने के लिए, उसके लिए उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जब भी किसी चीज के लिए होता है हम किसे यूज करते हैं? हमने आपको ये पढ़ाया था प्रपोजिशन में। जब भी किसी चीज के लिए कोई चीज होती है तो हम हमेशा किसे यूज करते हैं? हम हमेशा यूज करते हैं फॉर को। ठीक, हमारा आंसर पे देख लेते हैं, फॉर ही होगा कि ये जो स्टोरी है ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट देगी। किसके लिए? नॉवल के लिए। तो किसके लिए हो जाएगा यहाँ पे? फॉर अ नॉवल। कोई दिक्कत नहीं। अब क्यों बाकी नहीं हुए उसको देखते हैं। टू अ नॉवल होगा, इज अ गुड सब्जेक्ट टू अ नॉवल? नहीं। ऑन अ नॉवल, क्या नॉवल के ऊपर बैठेगा? या ऑफ अ नॉवल? कभी नहीं होगा। फॉर अ नॉवल, ये सब्जेक्ट के लिए लायक बनेगी, है ना, के लिए बनेगा। तो यहां पे जो वर्ड आएगा वो आपका हो जाएगा फॉर। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव I felt as if the ground was dash by like beneath my feet। तो यहां पे जो हम वर्ड यूज करें, देखो वो क्या है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो मेरे नीचे का ग्राउंड है वो सरक रहा है ना। सिंकिंग माई ग्राउंड वॉज सिंकिंग बीनीथ माई फीट। आप पैर, बीनीथ का मतलब क्या होता है? आपके पैरों के नीचे, है ना। आप ग्राउंड को सिंक करता हुआ महसूस कर रहे थे। सिंक करता हुआ कि स्लिप करता हुआ महसूस कर रहे थे। सिंकिंग का मतलब पता है, अगर आप महसूस करते तो आप सीधा अंदर ही चले जाते, है ना, तो सिंकिंग आंसर नहीं होगा। स्मैशिंग का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज तोड़ी जा रही है। स्मैश का मतलब होता है बस आपने किसी चीज को उठाया और चकनाचूर कर दिया। तो ग्राउंड चकनाचूर जैसा आपको फील नहीं हो सकता। क्रम्बलिंग का भी सेम मीनिंग होता है। क्रम्बल मतलब ऐसे ऐसे करके चूरा कर देना किसी चीज को, वो भी आप महसूस नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? I felt as if the ground was slipping beneath my feet। मेरे पैरों के नीचे से खिसक रहा था, तो स्लिप होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव द फर्नीचर डैश टू बी डिलीवर्ड टुडे। अब पहले समझते हैं कि फर्नीचर के साथ जो फॉर्म है वो क्या जाएगा। यहाँ इज, आर, हैव, वेयर है। जैसे हैव, वेयर प्लूरल है, आर प्लूरल है, इज आपका सिंगुलर है। अब एक बार पहले देखते हैं आंसर क्या होगा। देखो, द फर्नीचर, फर्नीचर हमने आपको पहले भी पढ़ाया था। ये आपके सेंटेंस में, आपको नाउन चैप्टर में याद होगा, अनकाउंटेबल सेंस में यूज होता है। कौन से सेंस में? अनकाउंटेबल। हमने आपसे क्या बताया था? अगर कोई चीज अनकाउंटेबल है तो इसका मतलब हम उसे मेजर नहीं कर सकते। मेजर नहीं कर सकते तो उसको क्वांटिटी नहीं दे सकते। तो हम ये भी तो नहीं बता सकते ना वो ज्यादा है या वो कम है। वो अनकाउंटेबल है, तो इसीलिए अनकाउंटेबल के साथ का जो फॉर्म आपको पढ़ाया गया था वो क्या था आपके सेंटेंस में? वो सिंगुलर था। तो इसका मतलब वो इकलौता कौन सा वर्ड है जो आपके सेंटेंस में आंसर दे रहा है? आंसर क्या हो जाएगा? द फर्नीचर इज टू बी डिलीवर्ड टुडे। क्लियर? नेक्स्ट, in dash 10 years man will have probably learned to live long as a result of advanced human genome research। आने वाले और 10 सालों में, तो आने वाले और अगले 10 सालों में जो इंसान है वो और ज्यादा लंबी उम्र जीना सीख चुका होगा। किसकी वजह से? एज अ रिजल्ट ऑफ एडवांस्ड ह्यूमन जेनोम रिसर्च। ह्यूमन जेनोम रिसर्च की मदद से या फिर रिसोर्स की वजह से वो और ज्यादा जीना सीख चुका होगा। तो आने वाले अगले 10 सालों में, तो रफली 10 साल होगा नहीं। प्रॉबेबली बोल चुका, तो प्रॉबेबली दोबारा यूज होगा नहीं, यहां पे भी बोला था। तो बचा क्या? या तो अदर या तो अनादर। हम यहां बात कर रहे हैं इन अनदर 10 ईयर्स। अदर 10 ईयर्स क्यों नहीं बोल रहे? या आपके शरीर के 2 हाथ हैं, एक हाथ में आपने पेन पकड़ा है, दूसरे में पॉइंटर पकड़ा है या प्रेजेंटर पकड़ा है। तो ऑन द वन हैंड आई एम डूइंग दिस एंड ऑन द अदर, जब एक ही शरीर से 2 चीजें जुड़ी होती है तो एक हिस्सा और अदर हिस्सा होता है। लेकिन अब अगले हिस्से की बात कर रहे हैं तो अगला कभी अदर नहीं होता, अगला हमेशा अनादर होता है। दूसरे का हाथ होगा तो अगला अदर बोलेंगे, द अदर हैंड, कि अनादर हैंड बोलेंगे। तब आप दूसरे का हाथ होता तो क्या बोलते? अदर हैंड या अनादर? अनादर बोलते। यहां भी अगले का ही बात हो रहा है। एग्जैक्टली आने वाले अगले 10 सालों में
तो अगले 10 सालों में आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? अनादर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वी हैव माई कलीग हैज बीन अ डैश वर्कर ऑफ द टेलीफोन डिपार्टमेंट फॉर द लास्ट 30 years। अब मेरा कलीग कंसिस्टेंट वर्कर रहा है ना, कंसिस्टेंट वर्कर, तो यहां पे जो आंसर होगा वो होगा कंसेंटियस। नाउ कंसेंटियस का मीनिंग होता है एक ही जगह पे लगे रहना, ठीक है। अगर हम सिंपली वर्ड्स में बात करें कि जो कि थरली किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है, ठीक है। अब कंसेंसस क्यों नहीं होगा? कंसेंसस का मतलब होता है फुल्ली अग्रीमेंट, सबकी हाँ थी, इसीलिए ये काम हुआ, वो कंसेंसस है। हमने पार्टी के लिए बोला, आपने भी बोला हाँ मुझे भी पार्टी करना, सबके कंसेंसस से पार्टी डिसाइड हुई, ये होता है कंसेंसस, मतलब सबकी हामी। लेकिन लगातार काम, कॉन्सिस्टेंट काम करते जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉन्शियसनेस। अब ये टीएस इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे आप बात करना चाहते हैं ही इज अ वर्कर, मतलब आप इसको एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं, इसीलिए आंसर ये होगा। हम यहाँ पे कॉन्शियसनेबल आंसर यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और कॉन्शियस का मीनिंग होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम माइंड का एक दूसरा हिस्सा कहते हैं, तो ये भी आंसर ये नहीं जाएगा। चेतना जिसे कहते हैं, चेतना, वो भी नहीं जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव the next direction. Out of the 4 alternatives, choose the one which best expresses the meaning of the given word. Benevolent. हमने आपको क्या पढ़ाया था? बेनी का मतलब होता है काइंड, इसका मतलब होता है वेल, है ना, अच्छा। बेनी वर्ड से क्या सिखाया था? अच्छा। अब देखो इसमें कौन कौन से वर्ड जा सकते हैं? हेल्पफुल, अफेक्शनेट, चैरिटेबल और फ्रेंडली, सब अच्छा। फ्रेंडली बिहेवियर होता है, इसीलिए यहां फ्रेंडली नहीं जाएगा। चैरिटेबल कुछ हद तक सोचा जा सकता है, अफेक्शनेट भी एक तरीके का एक्सप्रेशन है ना। फ्रेंडली, हेल्पफुल, ये दोनों एक जैसा है, टर्म है। वो पर्सन बहुत फ्रेंडली है, वो पर्सन बहुत हेल्पफुल है ना। तो ये दोनों का मतलब होता है कि वो पर्सन जो है वो बहुत मददगार है, लेकिन ये दोनों कैरेक्टर ट्रेट्स है ना। ये दोनों कैसे ट्रेट्स हैं आपके सेंटेंस में? कैरेक्टर ट्रेट्स है। बाकी बचा आपके सेंटेंस में अफेक्शनेट। अफेक्शनेट का मतलब भी कैरेक्टर से ही आता है, एक पर्सन का नेचर कैसा है? अफेक्शनेट है। तो आंसर यहाँ पे क्या बच गया? चैरिटेबल। वो चैरिटेबल, बेनिवोलेंट, काइंड का मतलब होगा कि वहां पे जो उसकी डीड्स है दे आर वेरी चैरिटेबल, तो आंसर यहाँ पे भी चैरिटेबल ही होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वी हैव एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब क्या होता है? जितने वर्ड्स है एक बार पहले सारे देख लो। इंटेलिजेंस, इंसाइट, विजडम और नॉलेज। इसका आंसर होता है इंसाइट, सोच पे आधारित इंसान की बुद्धिमत्ता। इंटेलिजेंस का मतलब होता है अच्छा दिमाग होना। नॉलेज का मतलब होता है किसी चीज के बारे में अच्छी जानकारी होना। विजडम का मतलब होता है समझदार होना, और इंसाइट का मतलब होता है सिक्स सेंस पे अपने आप पर बिलीव करना। एक्यूमेन एक्यूरेसी से आता है। इंसाइट, किसी पर्सन का एक्यूमेन अगर अच्छा है तो माना जाता है वो पर्सन में सारी क्वालिटीज आ जाती हैं, वो इंटेलिजेंट भी है, वो विजडम भी है उसमें, और नॉलेज भी है, इकट्ठे होता है तब वो एक्यूमेन होता है, दैट इज इंसाइट। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट वी हैव कन्फिस्केट। कन्फिस्केट का मतलब होता है जो सीज बाय अथॉरिटी। किसी चीज को भी जब आप अथॉरिटी से अपने जब्त कर लेते हैं, कन्फिस्केशन का मतलब होता है जब्त करना, ठीक है। तो कंफ्यूज होता नहीं, ऑब्सक्योर होता नहीं, स्टील चोरी करना होता नहीं, तो बचा क्या था? जो सीज बाय अथॉरिटी। कन्फिस्केशन का मतलब ही होता है कि किसी चीज को लीगली जब्त कर लेना, अपनी हिरासत में रखना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव डीजेनरेशन। इसका मतलब होता है डिग्रेडेशन, मतलब गिरना, ठीक है। अब डेटोरिएशन क्यों नहीं हो रहा है? डेटोरिएशन का मतलब भी होता है कम होना, लेकिन डिग्रेड करना मतलब क्वालिटी में डिग्रेड होता है। डेटोरिएशन दोनों में हो सकता है, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों। डिमोशन का मतलब प्रमोशन से जुड़ा है, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये तो आपके ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होगा। ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है इंसल्ट करना, तो ये भी नहीं जाएगा, तो हमारा आंसर सीधे सीधे यहाँ पे क्या होता? डिग्रेडेशन। डीजेनरेशन, जेनरेट नीचे कर रहे हैं तो मतलब डिग्रेड कर रहे हैं। हमने प्रोडक्शन को डिग्रेड कर दिया तो क्या किया? डीजेनरेट किया। जो जनरेट कर रहे थे उसका प्रोडक्शन कम हो गया, उसको कम कर दिया, तो क्या किया? डिग्रेड कर दिया, ठीक है। डेटोरिएट नहीं किया। डेटोरिएट तो अपने आप हो जाता है क्वालिटी वाइज, समझ आया? हमने कम किया है। चलिए नेक्स्ट, क्लेमेंसी। क्लेमेंसी का मतलब होता है काइंडनेस, ठीक है। क्लीमेंट, एम्पैथी होगा नहीं। सिंपैथी मतलब किसी के लिए आप दिखा रहे हो कि आपको बहुत ज्यादा सहानुभूति है, वो नहीं जाएगा। फॉरगिवनेस मतलब माफी होती है, तो आंसर क्लेमेंसी का क्या हो जाएगा? काइंडनेस। सॉर्टेड। ये बहुत सिंपल वाला था, खैर ये आपके एग्जाम में पूछा भी कई बार जा चुका है।
नेक्स्ट डायरेक्शन पे आते हैं. इन दीज क्वेश्चंस चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड. अब तक आप सिमिलर खोज रहे थे, अब आप ऑपोजिट खोजने जा रहे हैं. ध्यान ज्यादा दीजिएगा. लेट्स स्टार्ट. वैलिडेट. वैलिडेट जो टर्म्स आपके पास है वो है डिस्प्रूव, ऑथेंटिकेशन, इनजेन्युइन और लीगलाइज. आंसर होगा डिस्प्रूव. वैलिडेशन का मतलब ही होता है ऑथेंटिकेशन, इसका मतलब ही होता है ट्रूथफुलनेस. ऑथेंटिकेशन सच्चाई दिखाना. इनजेन्युइन क्यों नहीं हुआ? इनजेन्युइन का मतलब होता है जेन्युइन का ऑपोजिट अगर मानता है तो ये माना जा सकता है. जो इंसान जेन्युइन नहीं है मतलब क्या वो असलियत नहीं दिखाता. लेकिन वैलिडेशन यहाँ पे पर्सन के लिए नहीं जा रहा है. ठीक है. ऑथेंटिकेशन प्रूव्स के लिए जाता है. डिसअप्रूव यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि डिसप्रूव का मतलब होता है किसी चीज को मना करना, खारिज करना. लीगलाइज होता नहीं क्योंकि पॉजिटिव है ना. चलिए नेक्स्ट वी हैव सेग्रीगेट. सेग्रीगेट का मतलब होता है सेग्रीगेशन. ये वर्ड आपने सुना होगा. सेग्रीगेशन का मीनिंग होता है डिवीजन. ठीक. हमें ऑपोजिट खोजना है. मतलब अब हमें खोजना होगा जो चीज डिवाइड नहीं करती, मतलब जो चीज जोड़ती है. यस और नो. जॉइन जोड़ना हो सकता है. यूनाइट. यूनाइट मतलब इकट्ठा करना. नहीं, सेग्रीगेशन का ऑपोजिट ये नहीं जाना चाहिए, बट फिर भी चलिए माना जा सकता है. सेपरेट मतलब ये सेग्रीगेट होता है, तो ये तो सिनो हो गया, ये तो कतई नहीं होगा. एग्रीगेट मतलब इसका एवरेज निकालना, तो ये भी नहीं होगा. तो आंसर हमारे सेंटेंस में सबसे एप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा दिख रहा है आपको? ज्वाइन करना. अगर सेग्रीगेशन का मतलब डिवीजन है तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ज्वाइन करना. क्लियर. नेक्स्ट फ्लैम्बॉयंट. फ्लैम्बॉयंट का आंसर होगा क्वाइट. फ्लैम्बॉयंट वो लोग होते हैं जो लोग बहुत एक्साइटेड दिखते हैं हमेशा, जो कि बहुत एक्साइटेड दिखते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी में रहते हैं. वेरी फ्लैम्बॉयंट. वेरी फ्लैम्बॉयंट मतलब बहुत खुश दिल, बहुत हमेशा खुश दिल, है ना. इसका ऑपोजिट क्या होगा? एक्साइटेड. तो इसका सिनो हो गया, है ना. सिमिलर मीनिंग. डिस्टर्ब्ड नहीं होता. डिस्टर्ब्ड का इसका अगर ऑपोजिट भी देखा जाएगा तो फ्लैम्बॉयंट का मतलब ये नहीं होता कि इंसान परेशान है, वो खुश है, वो बहुत ज्यादा चहकता है. तो ऐसा दूसरा इंसान कैसा होगा? जो चहकता नहीं है, मतलब वो शांत होगा. तो इसलिए आंसर यहाँ पे क्या हो रहा है एंटोनिम में? क्वाइट. डिस्ट्रेस्ड का मतलब भी होता है परेशान होना. ठीक है. चलिए नेक्स्ट वी हैव एमिनेंट. ठीक है. एमिनेंट का मतलब होता है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दिख रहा है अलग से. तो ये तो प्रोमिनेंट भी माना जा सकता था. सही नो हो गया. एलीट का मतलब होता है बड़ा सोफेस्टिकेटेड, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, है ना. एलीट का मतलब होता है एक एलीट क्लास वो लोग माने जाते हैं जो लोग बहुत ज्यादा पैसे वाले होते हैं. ठीक है. स्कॉलरी मतलब बहुत ज्यादा पढ़ाई की तरफ इंक्लाइन, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी. एमिनेंट अगर बहुत पावरफुल है तो दूसरा कैसा है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, तो वो ऑर्डिनरी है. एमिनेंट अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली पावरफुल है तो दूसरा कैसा है? सिंपली ऑर्डिनरी है. तो ये इसका ऑपोजिट मीनिंग होगा. क्लियर. नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिकल. अगर इकोनॉमिकल का मतलब होता है कम में खर्चा करना, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? एक्सपेंसिव, जो बहुत खर्चा करता है. ल्यूक्रेटिव और एक्स्ट्रावैगेंट. देखो एक्स्ट्रावैगेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज ब्यूटिफुली लार्ज. लेकिन इकोनॉमिकल वर्ड है, तो इकोनॉमिकल मतलब अगर बचाना, तो दूसरा वर्ड कैसा होगा? खर्चा करना. तो खर्चे से जुड़ा तो एक्सपेंसिव है. अगर आप बोलते कि ये चीज दिखने में खराब है तो दूसरी चीज दिखने में बहुत अच्छी है. एक्स्ट्रावैगेंट हो सकता था. ठीक है. तो यहाँ पे एक्स्ट्रावैगेंट मीनिंग नहीं जाएगा, ल्यूक्रेटिव नहीं जाएगा और मोमेंटरी नहीं जाएगा. मोमेंटरी मतलब समय को रिलेट करता है, इस मोमेंट पे आधारित. समझ आया. चलिए नेक्स्ट वी हैव डायरेक्शंस. फ्रॉम द गिवन क्वेश्चंस चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव व्हिच एक्सप्रेसेस इट्स मीनिंग. बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं? एक स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट में बीच में अंडरलाइन किया हुआ है और ये अंडरलाइन क्या है? हमारा ईडियम है. मतलब अब हमें ईडियम का आंसर देना है लेकिन मीनिंग पे आधारित. ठीक. ये आसान है. कोशिश करेगा कि सारे के सारे सही हो. एज द बॉम्ब एक्सप्लोडेड पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर. जैसे ही ये बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ लोग अफरा तफरी मच गई. क्या मच गया? अफरा तफरी मच गई, है ना. स्टेटमेंट से बिल्कुल क्लियर हो रहा है इसका मीनिंग. तो क्या डर बैठा? नहीं, पहले तो अफरा तफरी मची, उसका मीनिंग बताना है ना. इन डिसऑर्डरली हेस्ट. जल्दबाजी में लोग इधर उधर भागने लगे, हो सकता है. इन हेस्ट जल्दबाजी में क्या? कहां गए? कुछ पता चल रहा है? नहीं. ग्रेट सॉरो. दुख में बैठे रहे, ऐसा थोड़ी ना. आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इन डिसऑर्डरली हेस्ट. हेल्टर सेल्टर का मतलब होता है इधर उधर भागना, लेकिन ऑर्डर में नहीं, डिसऑर्डर तरीके से. ठीक है. चलिए नेक्स्ट वी हैव He was progressing by leaps and bounds because of his hard work. अपने हार्ड वर्क की वजह से उसका प्रोग्रेस जो था वो बढ़कर दिख रहा था. by leaps and bounds. तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? रैपिडली होगा क्या? by leaps and bounds का हो सकता है.
स्लोली तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये तो नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। पीसफुली मतलब क्या, शांति प्रियता से बढ़ रहा था? नहीं, स्ट्रांगली बढ़ नहीं रहा था। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका स्टेटमेंट का आंसर होगा रैपिडली। He was progressing by leaps and bounds because of his hard work. He was progressing by very rapidly because of his hard work. जल्दी जल्दी, ठीक है। Next we have, our founder had done a Herculean task by constructing this great educational institution. हमारे फाउंडर ने एक हरक्यूलियन टास्क किया है, एक ऐसा टास्क जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। हरक्यूलिस क्या करता था? डिफिकल्ट टास्क करता था, है ना। कैसे किया है हरक्यूलियन टास्क? बाय कंस्ट्रक्टिंग दिस ग्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इस इतने बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बना के उन्होंने एक हरक्यूलियन टास्क किया है। मतलब कैसा? एक ऐसा काम विच इज नो वर्थ। नहीं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, मेहनत लगी है, ये नहीं होगा। एफर्टलेस जॉब नहीं, बहुत ज्यादा एफर्ट लगा है। अ वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट, हाँ ये हो सकता है। अ वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट इंटेलिजेंस, नहीं समझदारी नहीं, मेहनत लगी है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अ वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट। इज दैट क्लियर? हरक्यूलियन टास्क मतलब ऐसा टास्क विच इज वेरी डिफिकल्ट टू डू, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव, माय क्लोज फ्रेंड गॉट द सैक फ्रॉम फर्स्ट जॉब रिसेंटली। उसके पहले ही जॉब से उसको सैक कर दिया गया। सैक कर दिया मतलब बोरे में बंद करके फेंक दिया। अब क्या होगा? उसका रिजाइन हुआ। क्या उसका रिजाइन हुआ? उसने रिजाइन नहीं किया, उसे निकाला गया है। गॉट रिड ऑफ, नहीं, वो खुद थोड़ी ना छोड़ना चाहता था, उसे छुड़वाया गया है। डिमोटेड नहीं, प्रमोशन का अपोजिट होता है डिमोशन, ये नहीं जाएगा। तो आंसर क्या होगा? ही वाज डिसमिस्ड, उसको निकाल दिया गया। वाज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब रिसेंटली। तो गॉट द सैक या सैक ऑफ का मतलब ये होगा दैट यू वर डिसमिस्ड, आपको नौकरी से निकाला गया है। क्लियर? नेक्स्ट, आई कैन नो लॉन्गर पुट अप विथ हर। आई कैन नो लॉन्गर पुट अप विथ हर, मैं और उसके इंसॉलेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, बर्दाश्त नहीं कर सकता मतलब मैं और सहन शक्ति मेरी खत्म हो गई है। हम क्या बोलना चाहते हैं कि मेरी जो सहन शक्ति उसको लेकर थी वो खत्म हो गई है। तो यहां पे आंसर होना चाहिए था एंड्योर, क्योंकि देखो बाकी ऑप्शन जा नहीं रहे। अज्यूम, क्या आप उसकी सहन शक्ति के बारे में सोच रहे हैं, एजम्पशन कर रहे हैं? नहीं। सप्रेस, दबा नहीं रहे। इवेड मतलब आप हमला नहीं कर रहे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा आई कैन नो लॉन्गर एंड्योर विथ हर इंसॉलेंस, मतलब मैं और ज्यादा उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, सहन शक्ति खत्म हो गई हमारी। नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज एक्टिव पैसिव। In each of these questions, the sentences have been given with active or passive voice. Choose the correct alternative. चलिए, एक स्टेटमेंट है, इसका करेक्ट फॉर्म खोजना है। I do not like people keeping me waiting. मुझे पसंद नहीं है कि लोग मुझे वेटिंग रखें। क्या इसका आंसर होना चाहिए? I do not like people are kept me waiting. People are kept me, ना, बहुत अजीब सा है। I do not like people were kept me waiting. Same चीज, people are, people were, ये क्यों होगा? I do not like being kept waiting, ये हो सकता है। I do not like being kept waiting। दूसरा, I do not like people are being kept waiting। नहीं, लोगों को नहीं है, आपको खुद को रुकना पसंद नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? I do not like being kept waiting। मुझे वेट करना पसंद नहीं है। यहाँ पे people क्यों नहीं हुआ? I do not like people keeping me waiting। मैं लोगों को खुद को वेट करवाना पसंद नहीं करता। तो हम क्या बोलना चाहते हैं कि मुझे वेट करना ही पसंद नहीं है। I do not like being kept waiting। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट वी हैव, हैज अ डॉग एवर बिटन यू? क्या कभी तुम्हें किसी कुत्ते ने काटा है? आंसर, हैज अ डॉग एवर बाइट्स यू? नो। बाइट्स क्यों होगा? सिंपल प्रेजेंट है, यहाँ पे तो पास्ट का फॉर्म है ना। नेक्स्ट इज, हैव यू एवर बीन बिटन बाय अ डॉग? यू आर बिटन बाय अ डॉग, तो हम स्टेटमेंट दे दिए कि तुम्हें डॉग ने काटा है ना। हम पूछे क्या तुम्हें कभी किसी डॉग ने काटा है? ये भी नहीं होगा। हैव यू एवर बीन बिटन बाय अ डॉग? ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका स्टेटमेंट होगा हैव यू एवर बीन बिटन बाय अ डॉग। क्लियर? सॉर्टेड एवरीवन। चलिए बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दे विल आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एट द इंटरव्यू। वो तुमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे इंटरव्यू में। You will be asked a lot of questions at the interview। ये हो सकता है क्योंकि they will ask है ना। उसके बाद अगर हम सेंटेंस का दूसरा हिस्सा देखें, you are asked a lot of questions at the interview, इसका मतलब तो कह रहे तुमको पूछा जाता है, हम कह रहे तुमको पूछा जाएगा। दूसरा, you are being asked lot of questions मतलब तुमको पूछा जा रहा है, ये भी उल्टा हो जा रहा है, ये भी नहीं जाएगा।
यू आर बीइंग आस्क्ड फिर से गलत है, तो फिर यहाँ पे मेरा आंसर सीधा सीधा ए होगा, यू विल बी आस्क्ड। यहाँ लिखा है दे विल आस्क यू, वो तुमसे पूछेंगे, यू विल बी आस्क्ड, तुमसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट होगा पास्ट से पास्ट ही रहेगा। एग्जैक्टली हम उसका प्रेजेंट और उसका पास्ट फॉर्म ऐसे ही चेंज करके उसको, सॉरी फ्यूचर फ्यूचर ही रहेगा, इसको पास्ट और प्रेजेंट हम नहीं बना सकते। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट वी हैव आवर कलीग वाज गिवन अ गिफ्ट व्हेन शी रिटायर्ड। मेरे कलीग को एक गिफ्ट दिया गया था जब वो रिटायर हुई थी। स्टेटमेंट्स हैं आवर कलीग गेव अस अ गिफ्ट व्हेन शी रिटायर्ड, नहीं उसने हमें थोड़ी ना दिया था, हमने उसे दिया था, गलत है। आवर कलीग वाज गिवन अ गिफ्ट बाय अस व्हेन शी रिटायर्ड, हो सकता है अ गिफ्ट वाज गिवन टू आवर कलीग व्हेन शी रिटायर्ड, ये भी हो सकता है। वी गेव आवर कलीग अ गिफ्ट व्हेन शी रिटायर्ड, हमारा आंसर होना चाहिए था गिफ्ट वाज गिवन। यहां पे आप क्या बोल रहे हो, देखो एक्टिव से पैसिव में हमेशा पोजीशन चेंज होता है। आवर कलीग वाज गिवन अ गिफ्ट व्हेन शी रिटायर्ड, ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट, जब हम एक्टिव से पैसिव करते तो ऑब्जेक्ट इधर आता है और सब्जेक्ट इधर आता है, तो मेरा स्टेटमेंट क्या होगा, अ गिफ्ट वाज गिवन टू माय कलीग, अ गिफ्ट was given to our colleague when she retired। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करेंगे तो स्टार्टिंग यहाँ पे आपका गिफ्ट से होगा, ना कि आवर कलीग से। Is that clear everyone? चलिए नेक्स्ट वी हैव द thief climbed over the wall without being seen। जो thief था वो वॉल को क्लाइंब कर पाया और लोगों ने उसे नहीं देखा, है ना? तो क्या हो जाएगा, The wall was climbed over by the thief without being seen। ठीक है, यहां लिखा है the thief subject climbed over the wall, the wall यहां पे बन गया आपका ऑब्जेक्ट। अब हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना है, देख लो। The wall was climbed over by the thief without being seen, सही जा रहा है। The thief was climbed over the wall, नहीं वॉल ने उसको थोड़ी ना क्लाइंब किया था। Without being seen, the thief climbed over the wall, या the thief climbed over the wall without anyone seeing him भी नहीं जाएगा। हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। The wall was climbed, हमने क्या किया, हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर दिया। यहाँ आ गया आपका ऑब्जेक्ट और यहाँ पे आ गया आपका सब्जेक्ट। देखो ये आपके सेंटेंस को बिल्कुल सही तरीके से करा इंप्लीमेंट। समझ में आया? चलिए ये तो थे आपके आज के एक्टिव से पैसिव वॉइसेस। अभी भी प्रैक्टिस सेट्स खत्म नहीं हो रहे हैं, अभी भी आपके एक्सरसाइजेस जारी रहेंगे। अभी हमने रीअरेंजमेंट नहीं किया है, एक एक्सरसाइज रीअरेंजमेंट होगा, पैसेज होगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।